मीनाक्षी अपने बेटे विनय की दुल्हन आयुषा का परिचय घर के बुजुर्गों और मेहमानों से करवा रही थी। आयुषा सबके पैर छूती, बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते व आशीर्वाद स्वरूप कुछ भेंट देते। आयुषा भेंट लेती और आगे बढ़ जाती। जीत का परिचय करवाते हुए मीनाक्षी ने जब आयुषा से कहा, ये मोहिनी के पति और तुम्हारे नंदोई हैं, तो उसने अपनी निगाहें उठाकर जीत की तरफ देखा। जीत से निगाहें मिलते ही उसका शरीर कांप गया। जीत उसका पहला प्यार था, लेकिन अब मोहिनी का पति। अंतर्द्वंद के भंवर में फंसी वह निश्चय नहीं कर पा रही थी कि जीत के पैर छुए या नहीं। अपने मन के भावों को छिपाने का प्रयास करते हुए उसने बड़े संकोच से उसके पैरों की तरफ अपने हाथ बढ़ाए। जीत भी उसे अपने साले की पत्नी के रूप में देखकर हैरान था। वह भी नहीं चाहता था कि आयुषा उसके पैर छुए। आयुषा का हाथ अपने पैरों की ओर बढ़ते देखकर वह पीछे खिसक गया। खिसकते हुए उसने आयुषा के समक्ष अपने हाथ जोड़ दिए। प्रत्युत्तर में आयुषा ने भी वही किया। दोनों के बीच उत्पन्न एक अनचाही स्थिति सहज ही टल गई। जीत को देखते ही आयुषा के मन का चैन लुट गया था। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जिन्हें भुलाने को जी चाहता है। वे पल यदि जीवित रहें तो ताजे घाव सा दर्द देते हैं। ठीक वही दर्द वह इस समय महसूस कर रही थी। सुहाग सैया पर अकेली बैठी वह अतीत में खो गई। मामा की लड़की रंजना की शादी में पहली बार उसकी मुलाकात जीत से हुई थी। मामा दिल्ली में रहते हैं, पेशे से वकील हैं। मैं अपनी मम्मी के साथ शादी अटेंड करने आई थी। पापा 2 दिन बाद आने वाले थे। मेहमानों को रिसीव करने के लिए मामा, मामी और उनके परिवार के कुछ सदस्य दरवाजे पर खड़े थे। हवेली में घुसते हुए अचानक मेरे पैर लड़खड़ा गए थे। इससे पहले कि मैं गिरती, मामी के पास खड़े जीत ने मुझे संभाल लिया था। वह पहला क्षण था जब मेरी निगाहें जीत से टकराई थी। प्रेम बरसात में उफनती नदियों की तरह बड़े वेग से आता है। उस क्षण भी यही हुआ था। हम दोनों ने उस वेग का एहसास किया था। उसके बाद शादी के दौरान ऐसा कोई क्षण नहीं आया जब हमारी नज़रें एक दूसरे से हटी हों। जीत सा सुंदर और आकर्षक जवान मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं मानूं या ना मानूं, पर सत्य कभी नहीं बदला जा सकता। कोई जब हमारी कल्पना से मिलने जुलने लगता है तो हम उसे चाहने लगते हैं, उसकी समीपता पाने की कोशिश में लग जाते हैं। उस समय मेरा भी यही हाल था। मैं जीत की समीपता हर कीमत पर पा लेना चाहती थी। रंजना की सगाई वाले दिन सारी गहमा गहमी निचली और पहली मंजिल तक ही सीमित थी। जीत ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जब मुझे आंखों के इशारे से अपने पास बुलाया तो न जाने क्यों चाह कर भी मैं अपने कदमों को रोक नहीं पाई थी। सम्मोहन में बंधी सबकी नज़रों से बचती बचाती मैं भी सीढ़ियों पर उसके पीछे पीछे चढ़ती चली गई थी। थोड़े समय में ही हम ऊपरी मंजिल की सीढ़ियों पर थे। एकाएक उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़कर अपने तपते होठों को मेरे होठों पर रख दिया था। अपने शरीर पर उसके हाथों का दबाव बढ़ते देखकर मैंने न चाहते हुए भी उससे कहा था, छोड़ो मुझे, कोई ऊपर आ गया तो। पर वह कहाँ सुनने वाला था और मैं भी कहाँ उसके बंधन से मुक्त होना चाह रही थी। मैंने अपनी बाहों का दबाव उसके शरीर पर बढ़ा दिया था। न जाने कितनी देर हम दोनों उसी स्थिति में आनंदित होते रहे थे। लौटकर सारी रात मुझे नींद नहीं आई थी। जीत की बाहों का बंधन और तपते होठों का चुंबन मेरे मस्तिष्क से हटाए भी नहीं हटा था। अगली रात ऊपरी मंजिल का एक कमरा हमारे शारीरिक संगम का गवाह बना था। जीत और मैं एक दूसरे में समाते चले गए थे। 2 शरीरों की दूरियां कैसे कम हो जाती है यह मैंने उसी रात जाना था। कितने सुखमय क्षण थे वे मेरे जीवन के, सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ।
उन क्षणों ने मेरी ज़िंदगी ही बदल डाली थी। रंजना की शादी के बाद हम बिछुड़े जरूर थे, पर इंटरनेट हमारे मिलन का एक माध्यम बना रहा था। हम घंटों चैट करते थे, एक दूसरे की समीपता पाने को तरसते रहते थे। हम निश्चय कर चुके थे कि हम शीघ्र ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। तभी एक दिन मैंने पापा को मम्मी से कहते हुए सुना था, आयुषा के लिए मैंने एक सुयोग्य वर तलाश लिया है। लड़का सफल व्यवसायी है, पिता का अलग व्यापार है। लड़के के पिता का कहना है कि वे अपनी लड़की की शादी पहले करना चाहते हैं। उसकी शादी होते ही वे बेटे की शादी कर देंगे। तब तक हमारी आयुषा भी MA कर चुकी होगी। मम्मी तो पापा की बात सुनकर प्रसन्न हुई थी, पर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसी शाम जीत से चैट करते हुए मैंने उसे साफ शब्दों में कहा था, जीत, या तो तुम यहाँ आकर पापा से मेरा हाथ मांग लो, या फिर मैं पापा को स्थिति स्पष्ट करके उन्हें तुम्हारे डैडी से मिलने के लिए भेज देती हूँ। जीत ने कहा था, तुम चिंता मत करो, यह समस्या अब तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन पाएगा। तुम सिर्फ मेरी हो, मुझे सिर्फ थोड़ा सा समय दो। उसने मुझे आश्वस्त किया था। उसके बाद जीत ने चैट करना कम कर दिया था। फिर धीरे धीरे मेरे और जीत के बीच दूरियां बढ़ने लगी और फिर जीत ने धीरे धीरे मुझसे संपर्क ही तोड़ लिया। विवश होकर मुझे पापा की इच्छाओं के समक्ष झुकना पड़ा था। सुहाग कक्ष का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ मेरी तंद्रा टूट गई। विनय सुहाग सैया पर आकर बैठ गए। परेशान हो? उन्होंने प्रश्न किया। अपने मन के भावों को छिपाते हुए मैंने सहज होने की कोशिश की। नहीं तो, मैंने उत्तर दिया। मुझे अपनी बाहों में भरते हुए विनय बोले, मैं इस पल को समझता हूँ। तुम्हें घर वालों की याद आ रही होगी, पर एक बात मेरी भी सच मानो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ भर दूंगा कि बीती ज़िंदगी की हर याद मिट जाएगी। मेरे मन के कोने में हमसफ़र की एक छवि अंकित थी। विनय का व्यक्तित्व ठीक उस छवि से मिलता था, इसलिए मैं विनय को पाकर धन्य हो गई थी। ऐसे में हर पल मेरा मन यह कहने लगा था कि विनय जैसे सीधे सच्चे इंसान से कुछ भी छिपाना ठीक नहीं होगा। संभव है भविष्य में मेरे और जीत के रिश्तों का पता चलने पर विनय इन्हें किस प्रकार से ले, तब पता नहीं हमारी विवाहित जिंदगी का क्या हश्र हो। पर जब जब मैंने विनय को सत्य बताने का साहस किया, मेरा अपना मन मुझे ही दगा दे गया। बात जबान पर नहीं आई। दिन बीतते गए, यहाँ तक कि हम महीने भर का हनीमून ट्रिप करके यूरोप से लौट भी आए। हनीमून के दौरान विनय ने मेरी उदासी को कई बार नोटिस किया। उदासी का कारण भी जानना चाहा, पर मैं द्वंद्व में फंसी विनय को कुछ भी नहीं बता पाई। उसे अपने प्यार में उलझा कर मैंने हर बार बातों का रुख ही बदल दिया। हनीमून से लौटते ही विनय 2 महीने के बिजनेस टूर पर फ्रांस और जर्मनी चले गए। सासू माँ ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, पर वे नहीं रुके। जीत और मोहिनी को उन्होंने ज़रूर रोक लिया। उन्होंने जीत से कहा, मोहिनी को तो मैं अभी 1-2 महीने और आपके पास नहीं भेजूंगी। आयुषा घर में नई है, उसका मन बहलाने के लिए कोई तो उसका हम उम्र होना चाहिए। वैसे आप भी यहीं से अपना बिजनेस संभाल सके तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। कम से कम आयुषा को 2 हम उम्र साथी तो मिल जाएंगे। जीत थोड़ी नानुकर के बाद रुक गया। मैं समझ चुकी थी कि उसके रुकने का आशय क्या है। वह मुझे फिर से पाने का प्रयास करना चाहता है। मैं तभी से सतर्क हो गई थी। उसने पहले कुछ दिन तो मुझसे दूरियां बनाए रखी। फिर एक दिन जब सासू माँ मोहिनी के साथ उसके लिए कपड़े और आभूषण खरीदने बाजार गई तो जीत मेरे कमरे में चला आया। वह अति प्रसन्न था, ठीक उस शिकारी की तरह जिसके हाथों एक बड़ा सा शिकार आ गया हो। मेरे समीप आते हुए उसने कहा, हाय आयुषा, व्हाट अ सरप्राइज, वी आर बैक अगेन।
अब हम फिर से एक हो सकते हैं, कम ऑन बेबी, जीत ने कहते हुए अपने हाथ मुझे बाहों में भरने के लिए बढ़ा दिए। मेरे सामने अब मेरा संसार था, प्यारा सा पति था, उसका परिवार था। जीत के शब्द मुझे पीड़ा देने लगे, उसके दुस्साहस पर मुझे क्रोध आने लगा। न जाने उसने मुझे क्या समझ लिया था, अपनी बपौती या बिकाऊ स्त्री। मैं उस पर चिंगार पड़ी, जीत यहाँ से चले जाओ वरना। गुस्से में मेरे शब्द ही टूट गए। वरना क्या? मैं तुम्हारी करतूत का भांडाफोड़ कर दूंगी, उससे मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम कहीं की नहीं रहोगी। आयुषा, तुम्हारा भला अब सिर्फ इसी में है कि मैं जैसा कहूँ तुम करती जाओ। यह कभी नहीं होगा। क्रोध में मैंने मेज पर रखा हुआ वास उठा लिया। मेरे क्रोध की पराकाष्ठा का अंदाजा लगाते हुए उसने मेरे समक्ष कुछ फोटो पटक दिए और बोला, ये मेरे और तुम्हारे कुछ फोटो हैं जो तुम्हारे विवाहित जीवन को नष्ट करने के लिए काफ़ी हैं। यदि अपना विवाह बचाना चाहती हो तो कल शाम 7 बजे होटल सनराइज में चली आना, मैं वहीं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। जीत तेजी से मुझ पर एक विजयी मुस्कान उछालते हुए कमरे से बाहर निकल गया। अब मेरा क्रोध पस्त हो गया था। उसके जाते ही मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे अपना विवाहित जीवन तार तार होता हुआ लगा। जीत ने मेरी सारी खुशियाँ छीन ली थी, बेशुमार आंसू दे डाले थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं, कैसे जीत से छुटकारा पाऊं। मेरी एक जरा सी नादानी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था, पर मैंने यह निश्चय अवश्य कर लिया था कि यह मेरी लड़ाई है, मुझे ही लड़नी है। मैं किसी और को बीच में नहीं लाऊंगी। कैसे लड़ूंगी, यही सोच सोच कर सारी रात मेरी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रही थी। सवेरे उठी तो लग रहा था कि तनाव से दिमाग किसी भी समय फट जाएगा। विपरीत परिस्थितियों में कई बार इंसान विचलित हो जाता है और घबरा कर कुछ उल्टा सीधा कर बैठता है। मुझे यही डर था कि मैं कहीं कुछ गलत न कर बैठूं। दिन यूं ही गुजर गया। शाम के 5 बजते ही जीत घर से निकल गया। जाते हुए मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। अब तक मैं भी यह निश्चय कर चुकी थी कि आज जीत से मेरी आर पार की लड़ाई होगी, अंजाम चाहे जो भी हो। मैं जब होटल पहुंची तो जीत बड़ी बेताबी से मेरे आने का इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखते ही वह बड़ी अकड़ से बोला, हाय डियर, आखिर जीता मैं ही। अगर सीधी तरह से मेरी बात मान लेती तो मैं तुम्हें परेशान क्यों करता। मैंने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, मैं बड़ी मुश्किल से अपनों की इज्जत दांव पर लगाकर तुम्हारी इच्छा पूरी करने आई हूँ। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। आओ और जैसे चाहो मेरे शरीर को नोच डालो, मैं उफ तक नहीं करूँगी। कहते हुए मैंने अपनी साड़ी ब्लाउज उतारना शुरू कर दिया, उसके बाद पेटीकोट भी। अचानक मेरे इस व्यवहार को देखकर जीत चकित रह गया। उसने इस स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। विचारों के बवंडर ने संभवतः उसे विवेक शून्य कर दिया। आयुषा से क्या कहे, कुछ नहीं सूझा। घबराते हुए उसने मुझसे पूछा, यह तुम्हारे हाथ में क्या है? जहर की शीशी, मैंने उत्तर दिया। तुम्हें तृप्त करके इसे पी लूँगी, सारा किस्सा एक बार में ख़त्म हो जाएगा। फिर मेरा क्या होगा? चाहो तो तुम भी इसे पी सकते हो, हमारा प्यार भी अमर हो जाएगा और हम भी। तभी मैंने देखा उसे अपनी आशाओं पर पानी फिरता हुआ नजर आया था। उसके चेहरे से पसीना चूने लगा था। फिर उसके पैर मुझसे कुछ दूर हुए और दूर होते होते कमरे से बाहर हो गए। सवेरे जब नींद टूटी तो मैंने देखा कि जीत कहीं बाहर जा रहा था। सासू माँ और मोहिनी उसके पास दरवाजे पर खड़ी थी। मुझ पर नज़र पड़ते ही मोहिनी ने मुझे बताया कि आज जीत की एक ज़रूरी मीटिंग है, उसे 10 बजे की फ़्लाइट पकड़नी है। सच क्या था वह केवल जीत जानता था या मैं। जीत ने जाते समय मुझे देखा तक नहीं, पर मैं उसे जाते हुए देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मैं अब विनय के प्रति पूरी तरह समर्पित थी।
दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।